हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि ये माँ काली कोचिंग सेंटर का ये यूट्यूब चैनल है और आप इस चैनल के माध्यम से मैट्रिक इंटर की पूरी तैयारी करते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं इतने दिनों से, या अगर पहली बार कोई जुड़े हुए हैं तो वो इस चैनल पर विश्वास रखकर इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। बाकी बात आपको प्लेलिस्ट पर बहुत सारा वीडियो मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर देखें। तो आज का क्लास बहुत मज़ेदार रहने वाला है क्योंकि आज हम मैथ्स के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों का ना कमेंट आता है कि सर ऑब्जेक्टिव का वीडियो कब आएगा, मैथ्स का ऑब्जेक्टिव का वीडियो कब आएगा, ऑब्जेक्टिव का वीडियो कब आएगा। तो भैया आ गया ऑब्जेक्टिव का वीडियो, ठीक है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा देने से पहले एक बार ज़रूर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस वीडियो को आपको देखना है। ये चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का है, क्लास 10th के बच्चे आप सभी इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप सभी फटाफट इस वीडियो को एक बार लाइक ठोक दीजिए कि मज़ा बहुत आने वाला है। और आज का जो ये है ना, ये पार्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो फटाफट आप लोग देखिए, आज बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो का जो हम लोगों का आज रहने वाला है ना, इसमें कितने प्रश्न करेंगे ये जान लीजिए। तो इस वीडियो में बच्चों 40 प्रश्न करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, वो भी इतना मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ना कि आप लोग सीधा समझिए, अगर ये ऑब्जेक्टिव आज कर लिए ना तो वास्तविक संख्याएं से एक भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटेगा। ये मेरी गारंटी है कि वास्तविक संख्याएं से एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटने वाला है। तो फटाफट इस वीडियो से जुड़े रहिए और आराम से वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने रहा ये। तो क्या कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 3 है, बी नंबर 6 है, सी नंबर 4 है या डी नंबर 5 है। तो फटाफट देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है, ठीक है। और मज़ा बहुत आएगा। फटाफट आप लोग इस वीडियो से जुड़े हुए हैं इतना दिन से, तो आप लोग को पता होगा ही कि हम लोग कितना बेहतर तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को करते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है। फटाफट आप लोग एक बार देख लीजिए। तो चलिए, तो पहला क्या है ना, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो भैया 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं ना। कितना होगा 72, फिर 2 से खिलाएंगे कितना होगा तो 36, फिर 2 से खिलाएंगे तो आ जाएगा 18, फिर 2 से खिलाएंगे 9, फिर 3 से 3। तो आप गौर से देखिएगा ना, 1 2 3 4, यानी 2 हमारा 4 गो आ गया और 3 हमारा 2 गो है। तो आप खुद बताइए 2 के घातांक कितने होंगे। घातांक 2 के कितने होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी 4 है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछता कि 3 के घातांक कितने होंगे, तब आंसर होता 2। 3 के घातांक कितने होंगे, आंसर होता 2। और यहाँ पर पूछा है 2 को 1 के घातांक कितने होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। बहुत मजेदार प्रश्न करने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, इनमें से कौन सा संख्या ऐसा है जो अभाज्य है। आप सभी हमारा सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखे होंगे और आपको पता होना चाहिए और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, एक स्वयं और एक, ठीक है। यानी जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो आप गौर से देखिएगा, तो 27 को जब कीजिएगा तो ये होगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1, यस या नो, 3 3 9 या 27 1, 27 एकम 27, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको कीजिएगा तो ये होगा 5 गुना 7 गुना 1, यस या नो। 35 को तोड़िएगा तो क्या होगा 5 गुना 7 गुना 1, 13 को तोड़िएगा तो 13 गुना 1, 56 को तोड़िएगा तो कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 7 गुना 1 होगा, ठीक है। तो यानी आपका, आप गौर से देखिए तो इसमें क्या है ना
कि इसमें क्या है, दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसमें भी दो से अधिक हैं, इसमें भी दो से अधिक हैं। जब गुणनखंड दो से अधिक हो तो वो होते हैं भाज्य संख्याएं। जिसमें केवल दो गुणनखंड हो, एक स्वयं और दूसरा एक, तो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा 13, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया अभाज्य संख्या क्या है? या आप लोग ऐसे नॉर्मली सोचिएगा जो संख्या केकरो से नहीं कटे। समझ में आ गया? जो कोई से नहीं कटता है ना किसी भी संख्या से, समझिए वही हमारा अभाज्य संख्या। 13 कोनो चीज से कटता है नहीं ना हो भैया, तो इसका मतलब ये है कि 13 हमारा अभाज्य संख्या है। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये है, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है, उनका मौसो दिया हुआ, उनका लौसो क्या होगा? आप सभी को शायद अगर पता हो, या अगर नहीं पता है तो सब्जेक्टिव का वीडियो एक बार देख ही लीजिए। अगर फिर भी नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या का गुणनफल बराबर एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। अब दो संख्या कौन कौन? एक तो 2166 है, दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है? 2166, और उनका मौसो मतलब HCF दिया हुआ है 19। अब पूछ रहा है लौसो मतलब LCM पूछ रहा है। अब 19 गुना में इधर आया तो भगा में, तो 2166 को जब 19 से भगा देते हैं तो हमारा कितना आता है? आप गौर से देखिएगा तो 19 से कम 19 आता है। फिर आ जाता है हमारा क्या, यहाँ 2 6, फिर आता है 19 का 19, ठीक है। फिर आता है हमारा 7 6 और 19 चौके 76, यानी 114 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, सी नंबर। समझ में आ गया? यानी एलसीएम कितना होगा? 114। तो हमने क्या किया? कुछ नहीं, बस एक फॉर्मूला हमें पता था कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। अब दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ था, HCF दिया था, LCM निकालना था, तो ये HCF गुना में है, इधर आया तो भगा में होगा, तो कटा दिए, हमारा आंसर आ गया। कितना आया बच्चों? 144। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है कि निम्न में ना 100 अभाज्य संख्या का मौसो क्या होता है? 100 अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। क्या होता है? 1। अब 100 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में कोई भी गुणनखंड नहीं हो, मतलब अर्थात उनका मौसो अगर 1 होता है, उसे हम लोग कहते हैं 100 अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? 100 अभाज्य संख्या। तो 100 अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है, वैसी दो संख्याएं जिनका मौसो 1 हो, मौसो 1 हो, उसे हम लोग कहते हैं 100 अभाज्य संख्याएं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 100 अभाज्य संख्या का मौसो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, 1। कितना होगा? 1। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, कहता है दो संख्याओं का मौसो दिया है भैया, HCF दिया है कितना? 15, लौसो 105, LCM हमारा दिया है 105। अब कहता है यदि उनमें एक संख्या 5 हो, अर्थात पहली संख्या अगर मान लेते हैं 105, ये 5 सॉरी, तो कहता है दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या आपको कितनी होगी? वाट। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो HCF हम लोग लेते हैं 15। HCF हमारा क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। पहली संख्या हमारा 5, दूसरी संख्या पता नहीं है, लेकिन HCF हमारा 15 है और LCM हमारा 105 है। तो 5 गुना में उधर गया तो भगा में, तो दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 15 गुना 105 बटे 5। तो 5 तिया 15 हो गया, यस या नो? अब 105 को अगर 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 315, अर्थात सी नंबर ऑप्शन सही है।
इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, हालांकि ये आपको ऐसे बन गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, एक संख्या 5 नहीं होना चाहिए था। ये अब दिया हुआ बुक में तो चलिए कोई बात नहीं, मेथड से बना दिए, लेकिन जब भी संख्या देगा ना तो ऐसा देगा जिसका कॉमन आके 905 हो जाए, 15 हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको बस कॉन्सेप्ट सीखना था। आंसर भी आ चुका है, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो जैसा क्वेश्चन देगा उस हिसाब से आपको सोचना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो देखिए, कहता है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो दो लगातार विषम संख्या आप लिखिए। विषम संख्या कौन कौन होते हैं? 1, 3, 5, 7। तो कोई भी दो लगातार विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 3 और 5, और इनका मौसा निकालिए। तो क्या कीजिए, 5 को अंदर दीजिए, 3 को बाहर, 3 एकम 3 बचा 2, फिर 3 दीजिए, फिर एक बार में 2, फिर 1, फिर 2, यहाँ से आया तो 2 बार में 2 कट गया, यानी मौसा कितना आया ना भैया? 1 आया। कितना आया? 1। तो हमेशा दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होगा? 1 होगा। दो लगातार विषम संख्या का कितना होगा? मौसा 1 होगा। अच्छा, दो लगातार अगर सम संख्या रहता तब उसका मौसा कितना होता? अब जैसे 2 है 4 है, इसका मौसा कितना होता? या 4 और 6 का मौसा कितना होता है? तो हम लोग क्या करते हैं ना, 4 को 6 से देते, तो 4 एकम 4 कट गया, बचा 2, फिर 2 4 इधर आता, 2 दूनी 4, हमारा 2 यानी कट गया। ठीक है, यानी इसका मतलब मौसा हमारा कितना आता? 2 आता। मौसा हमारा कितना आता? 2 आता। अगर दो लगातार सम संख्या बोलता तो मौसा 2 आता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि दो लगातार विषम संख्या का मौसा क्या होगा। तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों? 1 होगा, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं। P और Q क्या है ना? अभाज्य संख्या। अब कोई संख्या पता नहीं है, ठीक है, तो P पे पावर 3 और Q और P पे पावर 2 Q का मौसा क्या होगा। अब मौसा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप खुद देखिए ना, P पे पावर 3 Q और यहाँ है P पे पावर 2 Q, दोनों में क्या कॉमन है? तो आप देखिए P यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 गो है, तो P 2 गो ले लीजिए कॉमन, ठीक है। उसके बाद Q यहाँ भी है, यहाँ भी है Q को भी कॉमन ले लीजिए, यानी P पे पावर 2 और Q, यानी इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ना P पे पावर 2 और Q, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मौसा का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए यहाँ P पे पावर 3, P पे पावर 2, यानी P 2 गो इसमें भी, 2 गो इसमें भी, तो 2 गो कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। Q दोनों में था, Q को भी कॉमन ले लिए, हो गया ना अधिक से अधिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो P पे पावर 2 Q हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी होना चाहिए, तो बी नंबर हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो 7 नंबर का क्या होगा? बी नंबर ये करेक्ट आंसर है, P पे पावर 2 और Q, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, कहता है यदि दो अपरिमेय संख्याओं जैसे ये और ये दिया हुआ है तो इसका गुणनफल कितना होगा। अब √3 + 1 है और एक जगह है √3 - 1, इसका गुणनफल क्या होगा। तो आपको पता है ना a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b², याद है? इसको a मान लिए, इसको b, इसको a, इसको b, तो a + b × a - b बराबर हम लोग पढ़े हैं ना a² - b²। तो √3 से स्क्वायर तो खत्म हो गया, 3 बचा, 1 का स्क्वायर 1, अब 3 में 1 गया 2, तो ये 2 कौन सी संख्या है? तो ये 2 परिमेय संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, परिमेय संख्या। क्या होगा बच्चों? परिमेय संख्या। देख रहे हैं कितना मजेदार प्रश्न है। हम बोले थे आपको 40 प्रश्न करने वाले हैं आज, बहुत मजा आने वाला है। कितना मजा आ रहा है, हल्का हल्का प्रश्न है, कोई लग रहा है कि कोई प्रश्न में जान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके बीच क्या है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म 100 अभाज्य है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग 100 अभाज्य पे चर्चा किए थे कि वैसी संख्या जिसका मौसा 1 हो, मतलब उसमें कॉमन कुछ नहीं हो, ठीक है। अब आप देखिए 14 और 35 में कॉमन है 7 है, ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, तो ये 100 अभाज्य नहीं होंगे। 18 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अर्थात ये 100 अभाज्य होंगे। चलिए आगे और भी चेक कर लेते हैं। 13 और 52 में 13 × 52 4 है कॉमन,
तो इसका 13 है कॉमन, तो ये भी 100 अभाज्य नहीं होंगे। 21 चौके 84, ये भी 100 अभाज्य नहीं होंगे। यानी ये सभी में ना कुछ कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है ना, बी नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है। 18 और 25 में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है कॉमन। तो यानी इसका मतलब है 100 अभाज्य होंगे 18,25, 18,25। या आप इसको दूसरा मेथड से भी सोच सकते हैं। दोनों का क्या कीजिए ना, सबका मौसा निकालिए, HCF निकालिए। देखिएगा अगर इसका HCF कितना आएगा, 1, क्योंकि कॉमन तो है नहीं, तो अर्थात इसका मतलब ये है कि ये 100 अभाज्य युग्म हैं। कौन सी है, 100 अभाज्य युग्म। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, कहता है एक परिमेय संख्या लिखिए और एक अपरिमेय संख्या लिखिए और इनको जोड़िए, योग कीजिए, कैसी संख्या होगी। तो एक परिमेय संख्या कुछ भी लिख देते हैं 2, फिर एक अपरिमेय संख्या लिख देते हैं √3। अब इनको जोड़ेंगे तो ये कौन सी संख्या होंगी। तो परिमेय और अपरिमेय हमेशा जुटेगा, तो कौन सी होगी, अपरिमेय ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपरिमेय, बी नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, अपरिमेय, बी नंबर इसका करेक्ट होगा। देख रहे हैं कुछ भी है, कोई जान है सवाल में नहीं है बच्चा, बहुत इजी है, बस आप मन लगा के बनाइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, कैसी संख्या होती है परिमेय संख्या। एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, या एक वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी परिमेय संख्या होती है कैसी संख्या होती है, तो जितनी भी परिमेय संख्या है वो सभी, ठीक है, एक प्राकृतिक होती है, नहीं गलत बात है, जरूरी नहीं कि सब प्राकृतिक ही हो। एक पूर्ण होती है, ये भी नहीं है। एक पूर्णांक होती है, ये भी नहीं कर सकते। एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल। देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है ना, आप समझिएगा। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है परिमेय और अपरिमेय का मिलावट। परिमेय और अपरिमेय का क्या होता है, मिलावट। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक होता है, तो जितनी भी परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, यस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, √80 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। मतलब परिमेय गुणांक क्या होता है, अब ये समझिए। अब देखिए √80 को हम लिख सकते हैं ना 16 × 5, 16 पंचे 80। अब 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 तो बाहर हो गया, बचा अंदर में √5। और हर हमेशा याद रखना है परिमेयकरण हमेशा रूट का होता है। परिमेयकरण हमेशा किसका होता है, रूट का। तो बताइए इसमें से रूट वाला कौन है, √5 है ना, तो परिमेयकरण किसका होगा, √5 का होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर √5, यानी बी नंबर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। √80 का परिमेयकरण गुणांक कितना होगा, √5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। बच्चों यहां बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो बताइए आप खुद, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। 1 होगी, 0 होगी, तो 0 तो हो नहीं सकती है। 1 नहीं होगा, को क्या होगा 2, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और इसका गुणनखंड है कितना, 2 × 1, तो हो गया ना 2 गुणनखंड। तो 2 गुणनखंड का शुरुआत होता है 2 से, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। बच्चों याद रखिएगा ये 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या याद रहेगा बच्चों, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या कहता है ना, 0.34 पर रैंकिंग है, कहता है इसमें कौन सा इसके बराबर है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि रैंकिंग कैसे हल किया जाता है। कुछ मत कीजिए, दिमाग को रखिए, चिल्ड देखिए कैसे हल करना है। आप दशमलव और रैंकिंग को भूल जाइए, कुछ मतलब सोच लीजिए एकदम कुछ है ही नहीं। तो दशमलव रैंकिंग को भूलिएगा तो आपको क्या दिखेगा, बस 34। तो 34 हमको दिख रहा है, क्या कि आगे में 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। फिर बटा कीजिए। अब बताइए कितने संख्याओं पर रैंकिंग है, तो 2 संख्याओं पर रैंकिंग है ना, तो बस नीचे में 2 को 9 लगा दीजिए, हो गया 34/99 इसका करेक्ट आंसर। यानी इसका मतलब है कि 0.34 पर रैंकिंग का अर्थ क्या है, इसको परिमेयकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 34/99। ये 9 कैसे आया, तो बस 2 संख्या पर रैंकिंग है तो नीचे में 2 को 9 लगा दिए। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। चलिए
आगे देखिए क्या है, कहता है यदि Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, Q कोई धनात्मक पूर्णांक है मतलब धन वाला कोई संख्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या है Q। अब कहता है कि निम्नलिखित में कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा, इनमें से कौन सा सम संख्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या को सम संख्या के साथ गुना करते हैं तो वो सम हो जाता है। अब 3 को अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, ये भी सम हो जाएगा। तो दुनिया में कोई भी धनात्मक संख्या को अगर हम गुना करें सम संख्या से तो वो सम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए Q कोई धनात्मक संख्या, तो Q को 2 से गुना किया गया, ये भी सम होगा, Q को 2 से गुना किया, ये भी सम होगा, ये भी सम होगा। अब अंतर क्या है ना, इसके साथ एक जुट गया। अब सम कोई है, जैसे 6 है, 6 के साथ एक जोड़ दिए तो बताइए क्या होगा, 7। तो 7 तो विषम संख्या होगा ना, 7 कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम। तो Q के साथ सम संख्या गुना है तो ये मेरा हो गया सम संख्या, लेकिन एक जुटा हुआ है तो जैसे एक जुटा अब ये हो गया विषम, क्या हो गया, विषम। इसमें एक नहीं जुटा है तो ये सम ही है, लेकिन इसमें 3 जुट गया तो भी विषम होगा। तो सम कब होगा, जब सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तब होता है सम। अब ये सम है तो यहाँ पर ये विषम जोड़ेंगे तो विषम होगा ना, तो सम में क्या जोड़ेंगे, सम, तब हो जाएगा सम। समझ में आ गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक कौन है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 2Q क्या हो जाएगा, 2Q इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारा क्या है, तो देखिए कहता है यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, B बराबर 43, Q बराबर 31, R इज इक्वल टू 32, तो A का मान क्या होगा। तो A बराबर हमारा बगल में फॉर्मूला लिखा है BQ प्लस R, B का मान दिया है 43 गुना Q का मान दिया है 31 प्लस R का मान 32, गुना कर दीजिए ना, 43 से कम 43, 43 43 तिया 3 तिया 9, फिर 4 तिया 12, 3 9 4 13 का 3 हो जाएगा 12 1 13, 1333 में जोड़ेंगे 32, 3 2 5, 3 3 6, 1365। 1365 कहीं आपको दिख रहा है इसमें से क्या, 1365 कहीं दिख रहा है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा 1365। कैसे किए, कुछ नहीं भैया, बी का मान दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, ये दोनों को गुना करके जोड़ दिए, 1365 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 1365। समझ में आ गया बच्चों, कुछ है, देखिए कोई चीज़ नहीं, फॉर्मूला बगल में दिया था, मान दिया था, बस बैठाना था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्या है ना, कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है, ऑप्शन ए नंबर है मौसा निकाला जाता है, बी नंबर है लौसा निकाला जाता है, सी नंबर है भागफल निकाला जाता है, डी नंबर है शेषफल निकाला जाता है। अब आपको खुद बताना है कि यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, फटाफट आप लोग बताइए, मौसा निकाला जाता है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या निकालते हैं, मौसा। आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 1.1 को, जब सब्जेक्टिव वाला वीडियो पढ़े थे तो वहीं बताए थे कि यूक्लिड विभाजन क्या किया जाता है, मौसा निकालने का एक तकनीक है। समझ में आ गया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कैसे कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुना ab का लौसा बराबर क्या होगा। जैसे को देखिए कहता है दो संख्या, मान के चलिए पहली संख्या है हमारा, पहली संख्या है a, दूसरी संख्या हमारा कितना b, ठीक है, ये a है ये b है। उसके बाद इसका मौसा गुना लौसा क्या होगा, तो मौसा गुना लौसा क्या होगा, मौसा गुना लौसा बराबर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। मौसा गुना लौसा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुना a और दूसरी संख्या हुआ b, तो a गुना b नहीं होगा, फटाफट बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, a होगा। कुछ नहीं है सवाल में, बिल्कुल ईजी है। क्या दिया, कुछ नहीं, कहता है दो संख्या दिया है a और b। अब इसका मौसा गुना लौसा क्या होगा, a और b का मौसा और a और b का लौसा करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग को पता है ना, ए बी का मौसा गुना लौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या ए है तो ए लिख दिए, दूसरी संख्या बी है तो बी लिख दिए, दोनों को गुना कर दिया, आंसर आ गया ए गुना बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कहता है कि 0.12112111 डॉट 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 है, एक कौन सी संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, दोनों संख्या है या पूर्णांक संख्या है? तो देखिए भैया ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के लिए बताए थे आपको, जब रूट हो तो भी अपरिमेय, मतलब सीधा सीधी जिस संख्या का अंत नहीं हो, अनंत हो, चलते रहेगा तो वो अपरिमेय है। वो क्या है बच्चों? अपरिमेय है। तो इसका मतलब इसका क्या है ना, इसका अंत नहीं है, ये अपरिमेय है। अगर दशमलव हटा भी दें तो नीचे में क्या कितना जीरो लगाइएगा, संभव है? यानी इसको p बटा q के रूप में कोई कन्वर्ट कर ही नहीं सकता है। तो जिस संख्या को p बटा q के रूप में कन्वर्ट ना कर सके उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय, अर्थात इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? बी नंबर। समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? यदि x और y दो लगातार धनात्मक सम पूर्णांक है, मतलब ये सम संख्या है, ठीक है, x छोटा है y बड़ा है, अर्थात x का मान ले लीजिए, मान के चलिए ले लीजिए 4 और y का मान ले लीजिए 6, तो लगातार ये संख्या भी हुआ और 4 से देखिए x बड़ा भी, x छोटा है किससे? y से, सॉरी x छोटा है किससे? y से। हुआ कि नहीं हुआ? ये भी फॉलो हो गया। और दो लगातार सम संख्या भी है, तो कहता है कि इन दोनों को जोड़ के जब 2 से भाग करेंगे, यानी x और y को जोड़िए, x और y को जोड़ के जब 2 से भाग करेंगे, अर्थात 4 और 6 को जब जोड़ के आधा करेंगे तो क्या होगा? 6 4 10, 10 बटा 2, तो कितना, कौन सी संख्या होगी? 5। तो 5 कौन सी संख्या बताइए? सम है, विषम है, भिन्नात्मक संख्या या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विषम संख्या। दो सम संख्याओं को जोड़ के अगर हम 2 से भाग दें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? विषम संख्या। कौन सी संख्या बच्चा प्राप्त होगी? विषम संख्या। समझ में आया? लेकिन कब? जब 2 लगातार हो। कब? जब 2 लगातार हो। समझ में आया? जब 2 लगातार हो तब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है कि यदि विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यूब प्लस आर दिया हुआ है, जहां 0 से बड़ा और बराबर होता है r और r से बड़ा होता है b, हम लोग जान चुके हैं ये सब। अगर r का मान जब 0 हो जाता है तो HCF इनमें से किसे माना जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर जब होता है ना, जब r का मान 0 हो जाता है तो हमारा ये जो b है ना, यही होता है HCF। याद है? याद है या नहीं है? पहले ये बात बताइए। याद है? याद है। यानी इसका मतलब ये है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में जब r 0 होता है तो ये b हमारा HCF होता है। तो कहता है कि जब r 0 है तो HCF AB का मान क्या होगा? तो इसमें b हमारा HCF होगा, अर्थात ये b ऑप्शन नंबर में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा b नंबर। समझ में आ गया? b क्या होगा? b। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल आसान है, कहता है पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई का देखिए ना, बहुत आदमी सोचता है कि पाई का मान होता है 22/7 और ये होती है परिमेय, तो इसीलिए इसका आंसर परिमेय होना चाहिए। लेकिन भैया ये पाई का मान ना 22/7 रियल मान नहीं है। पाई का मान लगभग 3.14, बहुत सारी संख्या आती। पाई को अगर हल करना शुरू करें तो हल होगा ही नहीं। तो पाई कौन सी संख्या माना गया है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या माना गया है। इसका मतलब है 22 का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। पाई कौन सी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। दिमाग में इस बात को फिट रखिए। पाई कौन सी संख्या बच्चों? अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है कि 2 + √2 कौन सी संख्या होगी? अब ये परिमेय है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। आपको हम पहले ही बताएं कि जब भी परिमेय के साथ अपरिमेय सटेगा तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? वो भी हो जाएगी अपरिमेय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में परिमेय है, बी नंबर है अपरिमेय है, सी नंबर है दोनों संख्या, डी नंबर पूर्णांक संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? फटाफट बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होगी बच्चों? अपरिमेय संख्या, अर्थात इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? जब भी आपको ना रूट दिखे ना, देखिए रूट से नहीं टूट रहा है तो अपरिमेय मार दीजिए। अब इसके साथ कुछ भी गुना भाग रहे सब अपरिमेय, क्या हो जाएगा? सब अपरिमेय। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे कहता है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, इनमें से आपको बताना है। तो लगता है ना सब अपरिमेय, सब रूट में है तो सब अपरिमेय होगा, लेकिन ऐसा कभी भूल से भी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आप देखिए क्या कीजिए, 64 को तोड़िए, 8 8 64, 6 6 के 36, तो ये तो टूट गया ना। 81 तोड़िए, 9 9 81, लेकिन ये 2.5 नहीं टूटेगा, 2.5 टूटेगा नहीं टूटेगा बच्चों, लेकिन ये 49 टूटेगा, 49 7 7 49, 3 3 9, तो सब रूट से बाहर हो गया, लेकिन ये बेचारा 2.5 रूट के अंदर ही रह गया, इसीलिए ये हमारा कौन सा संख्या है, तो सी नंबर हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 2.5 रूट अंडर 2.5 ये कौन सी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न फिर से है हमारा परिमेय और अपरिमेय से। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। अब कहता है कि 2√2/√2, √3 या 4 + √5 या √6। अब इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है, तो आप गौर से देखिएगा ना, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, अगर इसको काट दें तो क्या बचेगा 2, और ये तो टूटेगा नहीं, √3 का √3 रहेगा, ये तो जुट नहीं सकता, यही रहेगा, ये भी √6 रहेगा, तो इसका मतलब सब रूट में ही रहेगा, बस रूट से बाहर ये है, इसका मतलब ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 2√2/√2 यही हमारा कौन सी संख्या है, परिमेय। √2 कट गया इसीलिए 2 बाहर हो गया, तो 2 हमारा आज़ाद हो चुका है, रूट से कोई तालमेल नहीं है, इसीलिए ये हमारा कौन सी संख्या हो गया बच्चों, परिमेय संख्या हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है 169/2000 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को शांत और अशांत के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि जब परिमेय संख्याओं का हर का गुणनखंड अगर किसमें 2 और 5 हो तो वो हमारी होती है शांत, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या हो तो वो होती है अशांत। तो आप देखिएगा हर हमारा क्या है, ये हर है और ये अंश है, तो आप हर का गुणनखंड कीजिए, हर का गुणनखंड कीजिए फटाफट। 2 से 1000, फिर 2 से 500, फिर 2 से हमारा 250, फिर 2 से हमारा हो गया 125, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो हर में केवल गुणनखंड में 2 और 5 आया है। जब हर का गुणनखंड केवल 2 और 5 हो, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या हो ही नहीं, तो वो हमारा हमेशा क्या होता है बच्चों, शांत होता है। क्या होता है बच्चों, शांत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शांत है। क्या हो जाएगा, शांत है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चा हम लोग। आगे क्या है तो देखिए, कहता है दो संख्याओं 100 और 190 के मौसौ और लौसौ का गुणनफल क्या होगा। दो संख्या दिया हुआ है, कहता है पहली संख्या दिया हुआ है कितना, पहली संख्या हमारा 100 है, दूसरी संख्या हमारा कितना है 190 है। कहता है मौसौ गुना लौसौ बराबर क्या होगा, मौसौ गुना लौसौ बराबर क्या होगा। तो आपको पता है ना कि मौसौ गुना लौसौ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो 100 को गुना कर दीजिए 190 से, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 19,000, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 19,000। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 19,000, ठीक है। तो ये डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए क्या है, कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है, दो संख्या का गुणनफल कितना है 1200 है, यानी इसका मतलब है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पता है कि शुरू में बताए थे। आपको पता है कि मौसौ गुना लौसौ होता है भैया, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है मौसौ गुना लौसौ। तो दो संख्या का गुणनफल 1200 है, और कहता है इसका मौसौ अगर 1500 है तो लौसौ कितना होगा, लौसौ कितना होगा 15 गुना में इधर आया तो भगा में, तो 1200/15 बराबर लौसौ, ठीक है। अब कटाइए 15 से कटाइए, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 15 अठे 120 जीरो, यानी लौसौ कितना हो जाएगा 80। लौसौ कितना हो जाएगा बच्चों 80। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा बी नंबर 80। आया समझ में, आया कि नहीं आया, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कुछ है ही नहीं सवाल में, बिल्कुल आसान है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
अब आगे देखिए क्या कहता है, 0.54 पर रेकरिंग है, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। आपको पता है कैसे बदलना है, आपको अभी तुरंत बताया कि दशमलव रेकरिंग को भूल जाइए, 54 आ जाएगा। अब देखिए दशमलव रेकरिंग को भूल चुके हैं, 54 आया, जितने संख्या पर रेकरिंग है उतने नीचे में 9 लगा दीजिए, लगा दिए तो ये हो गया 54/99। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, ऐसा है ऑप्शन में कहीं, तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। अब कैसे कटाएंगे, तो कटाइए, 3 से कटाइए, 3 से कटाइएगा तो 3 एकम 3 आ जाएगा, बचा दूसरा 3 अट्ठे 24, फिर इसको कटाइए 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से ही कटने के लिए रेडी है, 3 छा के 18, फिर 11 तिया 33, अर्थात 6/11, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, 6/11। क्या होगा, 6/11। कभी कभी ना आप लोगों को एक चीज में बड़ा कंफ्यूजन होगा रेकरिंग में। एक छोटा सा रेकरिंग आप देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है 2.325 पर रेकरिंग है, तब इस स्थिति में क्या करेंगे बच्चों, तब इस स्थिति में क्या करेंगे, समझ में आ गया। तब इस स्थिति में देखिए क्या करना, क्या है आपको इस चीज समझना है कि दशमलव के तुरंत बाद रेकरिंग नहीं है, दशमलव के तुरंत बाद रेकरिंग नहीं है। तो यहां पर इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक चीज करना है आपको, क्या बताए, दशमलव और रेकरिंग को भूल जाइए, तो आपको क्या दिखाई देगा, 23-25, क्या दिखेगा बच्चों, 23-25। दशमलव और रेकरिंग को जब भूलिएगा तो आपको क्या दिखेगा, 23-25 दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। फिर क्या कीजिए, घटाइए, इसमें से कितना घटाइए, रेकरिंग से पहले आपको क्या दिख रहा है, 23, दशमलव को भूल जाना है, रेकरिंग से पहले आपको क्या दिख रहा है, 23, 23 को घटा दीजिए। अब लिखिए कितने संख्या पर रेकरिंग, 2 को संख्या पे, 2 को 9 लगा दीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, अंत में दशमलव और रेकरिंग के बीच में एगो बेचारा ये बचा रह गया, इसके जगह पे क्या डाल दीजिए, नीचे में 0, बस हो गया आपका हल, हो गया आपका हल। अब हल कर लीजिए, 25 में 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, उसके बाद बचेगा 9, 9, 0, हो गया, यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं। अब इसको कटा सकते हैं, अब 2302 है तो इसको भाई अब इसको भी कटा सकते हैं। अब 2300 का हो जाएगा 1150, यानी 1151, अब बटे हो जाएगा 11 दूना 22, हाँ ठीक है, बचेगा 990 का आधा कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए, हो जाएगा आपको 500, 445, ठीक है, 45 दूना 90, 4 दूना 8, ठीक, 4 दूना 8 हुआ ना, 45 दूना 90, 4 दूना 8, ये सॉरी 495, समझ में आ गया। तो फिर 9 5 14, 14 15 16 17 18 हो जाता है, 5 1 6 1 7 1 8, चलिए 1151/495 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, रेकरिंग के बाद अगर दशमलव के बाद एक अंक छोड़ के रेकरिंग रहे तो भी बना लेना है, अब ऐसे भी बना लेना। अच्छा अगर कभी कभी ऐसा रहता 2.54 पर रेकरिंग, यानी 0 के जगह 2 रहता, तब क्या करते, तब क्या करते उस परिस्थिति में, तो भी वही करते, कुछ नहीं करना है भैया। दशमलव रेकरिंग को भूल जाइए। क्या दिख रहा है आपको, 254 दिख रहा है ना, लिख दीजिए 254। अब इसमें से रेकरिंग से पहले क्या दिख रहा है, तो 2 घटा दीजिए। अब बट जितने संख्या पर रेकरिंग है उतने नीचे में 9 डाल दीजिए। और अब देखिए दशमलव और रेकरिंग के बीच में कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो कुछ नहीं कीजिए, बगल में 0 देने का जरूरी नहीं है। अब 254 में 2 गया तो कितना हुआ, 252/99, ठीक है, 5 2 7 2 9। अब 9 से कट रहा है तो ये 3 से कट रहा है तो कटा दीजिए, 3 अट्ठे 24, उसके बाद हो गया 1 2, 3 चौके 12, फिर इसको कटाइए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 8 4 12, फिर 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, फिर 3 अट्ठे 24, फिर कटाइए 11 तिया 33, 28/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। होता कि नहीं होता। तो देखिए दशमलव और रेकरिंग में कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो बैक कीजिए, फिर से देखिए, लेकिन इसको समझ के कॉपी में नोटिस जरूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। रेकरिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों, इसीलिए हम कहते हैं रेकरिंग को फटाफट बनाइए और एकदम सोच के बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पूरा रेकरिंग आपको करवा दिए इसी वीडियो में। चलिए आगे क्या कहता है, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अब 2 परिमेय संख्या, जैसे 2 भी एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है, या 2 और 3, मान लीजिए 2 परिमेय संख्या, 3 भी एक परिमेय संख्या, इसके बीच में कौन सी संख्या हो सकती है, बहुत सारी संख्या हो सकती है भैया। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, बहुत सारी संख्याएं भैया, अनंत संख्याएं हो सकती है। तो इसीलिए क्या होता है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, अनंत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत। अब कहता है 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, तो नहीं होगा भैया, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत। समझ में आया। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक से भाग ले। माने एक छोटी संख्या लिखिए जो पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग भी हो और 16, 20 और 24 से कटे भी, तो भैया ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं 240, और 2400 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग तो दो ही है, 1600 और 3600, क्योंकि 1600 का वर्गमूल निकलता है ना, और 3600 का भी वर्गमूल निकलता है, तो दोनों पूर्ण वर्ग है। ये तो कंफर्म हो गए। अब इन्हीं दो में कोई आंसर होगा। अब 16 से भी कटे, 20 से भी कटे, 24 से भी कटे। अब क्या कैसे कटे भैया? तो कुछ मत कीजिए, अब बारी बारी से सबसे भगा देना संभव है नहीं। तो आप क्या कीजिए, फटाफट तीनों का लिखिए एलसीएम। 16, 20, 24 तीनों का एलसीएम लीजिए, जो करेक्ट आंसर आएगा उससे भाग दे के देखिए फटाफट। अगर कट गया तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए 2 से कटाइए, कितना बार में होगा, 8, 10, यहाँ हो जाएगा 12, फिर यहाँ 2 से 4, 5, 6, फिर 2 से हो जाएगा 2, 5 हो जाएगा यहाँ 3, हो गया। अब तो कटेगा ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 तिया 8 तिया 24, कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 80 गुना 3, 8 तिया 24, 240। अब 240 से कौन कटेगा, ये कटेगा या ये कटेगा, ठीक है। तो 240 से अगर कटाना चाहें 1600 को, तो देख लेते हैं, 0 0 कट गया, और 8 से कटा 8 तिया 24, ये तो कट नहीं रहा, ये कट सकता है। 3600 को भगा दीजिए 240 से, 0 0 कैंसिल, 8 से कटाइए, 8 से नहीं कटाएंगे, 3 8 24, देखिए 3 से कटाइए, 3 से कटाते हैं, जब 3 से कटाते हैं तो 3 8 24, 3 से कटा 3 का 3, 3 दूनी 6, 0, फिर कटाइए 8 से, 15 7 8 120, 15 बार में कट गया। इसका मतलब ये है कि 3600 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए हमने क्या किया, आप समझिएगा, आप बारी बारी से भी भाग दे के इसको कटा सकते थे। 16 से भाग देते, 20 से भाग देते, 24 से भाग देते, कट जाता, वही हमारा आंसर होता। एक ऑप्शन ये था हमारे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप जिन जिन संख्या से कहेगा भाग देने के लिए, उन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। अभी 3 बोला तब ना आप सोचते हैं कि तीनों का बारी बारी दे देंगे, 10 को संख्या दे देता, तब क्या करते, 10 से भाग देते, नहीं ना। 10 संख्या का क्या निकालिए, लॉसो, क्या निकालिए, लॉसो, एलसीएम। और जो करेक्ट संख्या प्राप्त होगा, जैसे यहां प्राप्त हुआ कितना, 240, जो करेक्ट संख्या प्राप्त हुआ उससे भाग दीजिए, और जो भाग दीजिए, जो आंसर आएगा वही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, क्या करना है, समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखिए हमारा क्या है, कहता है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है। तो संख्या रेखा पर हम लोग क्या दिखा सकते हैं, तो संख्या रेखा पे हम लोग क्या दिखा सकते हैं, तो संख्या रेखा पे हमेशा दिखाया जाता है केवल एक वास्तविक संख्या को, यानी वास्तविक मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं को हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। बिल्कुल √5 को नहीं दर्शा सकते हैं, बिल्कुल तोड़ के दर्शा देंगे तो नहीं हो जाएगा √5, √5 भी दर्शा सकते हैं, √3 भी दर्शा सकते हैं, √2 भी दर्शा सकते हैं, सबको दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर। 9th क्लास में हम लोग पढ़े भी थे, संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करें, ग्राफ बना के करते थे कि नहीं करते थे। अब जो 9th नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट 10th में आए हैं, तो वो बस जान लीजिए भैया कि संख्या रेखा पर एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, 6x पे पावर 4y फिर 12xy का महत्तम समावर्तन यानी मौसौ HCF निकालिए। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, होता है कि नहीं होता है। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका कौन है, तो 6 दोनों में कॉमन है, ले लीजिए 6 कॉमन। x 4 यहाँ है, यहाँ एक x है, इसका मतलब एगो x ही कॉमन होगा। y दोनों में तो y भी कॉमन ले लीजिए, बस इससे ज़्यादा कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों में है जो कि कॉमन इतना ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6xy, इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर 6xy। क्या हो जाएगा, 6xy इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या, जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 ...
कहता है तब रूट n बराबर क्या होगा, सबका रूट कीजिए, रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4 डॉट डॉट डॉट। कहता है ये कौन सी संख्या होगी, तो रूट 1 का वर्गमूल 1, 2 का तो होगा नहीं, 3 का भी नहीं होगा, लेकिन 4 का होगा वर्गमूल 2। तो ये कौन सी संख्या है, ये हो गई परिमेय, ये दोनों हो गया अपरिमेय, फिर ये हो गया हमारा क्या, परिमेय। तो ऑप्शन नंबर क्या कहता है, कहता है हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं, गलत है। हमेशा परिमेय संख्या होगा, नहीं, हर हमेशा परिमेय नहीं है, बीच बीच में कभी कभी अपरिमेय भी है। तो हमेशा परिमेय होगा, ये भी बात गलत है। हमेशा अपरिमेय होगा, नहीं, हमेशा अपरिमेय नहीं, कभी कभी परिमेय भी है। तो कभी परिमेय और कभी अपरिमेय, बिल्कुल डी नंबर सही है। कभी परिमेय होता है, कभी अपरिमेय होता है कि नहीं होता है। तो अगर प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल किया जाए तो कभी परिमेय होगा, कभी अपरिमेय होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, कहता है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 आए और शेषफल 2 आए। कुछ मत कीजिए, 278 को 278 मान लीजिए, ए का मान है 278, बी का मान पता नहीं, और क्यू का मान यानी भागफल दिया हुआ है हमारा कितना, 12, और शेषफल दिया है 2। तो हमें पता है ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो बी का मान नहीं खे पता, लेकिन क्यू का मान हमको पता है कितना है, 12, भागफल हमको पता है ना 12, और आर का मान शेषफल हमारा 2 पता है। फॉर्मूला पता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, बिल्कुल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये हमारा आर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया था ना, कहता है कि 278 को, यानी हमारा 278 दिया हुआ है भाज। अब कहता है ये भाजक यानी किससे भाग दिया जाए, तो 20 से। किससे दिया जाए, भाग पता नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसके जगह पे रख दिए बी, और क्यू का मान दिया है, भागफल दिया है क्यू 12, और शेषफल आर का मान दिया है हमारा 2। तो पूछ रहा है बी का मान क्या होगा, तो भैया 2 प्लस में इधर आया तो माइनस में, 278 घटा 2, 12 गुना में इधर आया तो भगा में, बराबर बच गया बी। 278 में 2 घटाइएगा, कितना बचेगा बच्चा, फटाफट 276। 276 को 12 से भगा दीजिए, 12 दूना 24, बचा कितना, तो 12 दूना 24, 25 26 3 6 बढ़ती 36 अर्थात 23 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है भैया, 23, 21 17 25 23, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा 23। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ है, नहीं है, कुछ नहीं, बस क्या क्या दिया हुआ, भाज दिया, भाजक निकालना है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, बस ए बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला पे बैठा दिया, आंसर आ गया। ऐसा सवाल हम पीछे भी कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, तो देखिए ध्यान से, कहता है 360 बराबर 2 पे पावर पी गुना 3 पे पावर क्यू गुना 5 पे पावर आर है। तो p प्लस क्यू माइनस आर बराबर क्या होगा। कुछ मत कीजिए, 360 को पहले तोड़िए, 2 से कितना आएगा, 18 दूना 36 180, फिर 2 से कटाइए 90, फिर 2 से कीजिए 45, फिर 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 5। तो आप गौर से देखिएगा तो 2 3 गो है, तो यानी 2 पे पावर 3 हो गया, फिर 3 2 गो है तो 3 पे पावर 2 हो गया, 5 हमारा 1 है तो 5 पे पावर 1 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो 2 पे पावर p, इसका मतलब है कि p का मान कितना होगा, p का मान होगा 3, p बराबर हो गया 3। अब 3 पे पावर 2 यानी q का मान कितना हो गया, q का मान हो गया 2। चलिए q का मान हो गया हमारा 2, और r का मान कितना हो गया, 5 पे पावर 1 है तो r का मान हो गया 1। तो अब पूछ क्या रहा है, p प्लस क्यू घटा r, यानी दोनों को जोड़िए, 3 2 5 1, 3 2 5, 5 में 1 गया, 3 जोड़ 2 घटा 1, 3 2 5, 5 में 1 गया 4। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका करेक्ट, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा 4। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए कितना आसान है। क्या किया, पहले अभाज्य गुणनखंड किए, जिस पे पावर जितना था वो आ चुका है, सभी पावर को लिख के यहाँ घटा था तो घटा करके आंसर लेते आए, 4 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए कितना आसान सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अगला सवाल हमारा ये रहा, कहता है कि भाज्य ए है, भाजक बी है, और ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो आर के लिए कौन सा सत्य है। तो आप लोगों को एक बात हम बताए थे कि जब भी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो आर हमेशा जो होता है ना, बी हमेशा बड़ा होता है किससे,
तो b हमेशा बड़ा होता है r से, और r जो है ना हमेशा बड़ा होता है 0 से, या कभी कभी बराबर होता है 0 का। समझ में आया कि नहीं आया? इसी चीज़ को देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहता है कि 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होता है r का, बिल्कुल। r से हमेशा बड़ा होता है b या बराबर होता है b। देखिए ये बात गलत है। देखिए गलत कैसे, आप समझिए। 0 से बड़ा होता है r, शेषफल 0 से बड़ा होता है या कभी कभी 0 के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कभी भी शेषफल जो है ना, शेषफल कभी भी भाजक, यानी ये जो भाज्य है ना, इसके भाजक के बराबर कभी नहीं होगा। b के बराबर शेषफल कभी नहीं होगा। आप देखिए कभी भी क्या हम यहाँ पर बराबर लिख सकते हैं? नहीं। कभी भी आप सोचिए कि अगर यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कभी कभी क्या करेंगे ना, कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं 3 दूना 6, ठीक, 9 में 6 गया 3। कभी भी ऐसा हो सकता है क्या? क्या इस टाइप का आप भाग दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। तो ये होता है b और ये होता है r। कभी भी b r के बराबर हो सकता है? नहीं, ये भाग गलत है बच्चा। इसलिए गलत है कि जब मेरा 3 से 9 कट रहा है तो फिर शेषफल क्यों रखे? तो ये गलत बात है, यहाँ कटाना नहीं चाहिए था, नहीं कटाना चाहिए था। इसका मतलब है कि ये हमारा भाग गलत है। कभी भी r का मान b के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो ये सिंबल जो बता रहा है कि r b के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। r b के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर भैया? तो r जो है ना बड़ा होगा b से, बिल्कुल, लेकिन कभी बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, r 0 से बड़ा होगा लेकिन बराबर भी हो सकता है। r माने शेषफल, शेषफल देखिए 3 आया है तो 0 से बड़ा हो गया, क्या है कि नहीं है? 0 से बड़ा हो गया। अब अगर हम कहें कि 7 को भगा दें 2 से, 7 को 2 से भगा दें तो 2 तिया 6, तो आ गया 1, तो 1 तो 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा भी हो सकता है शेषफल का मान, और 0 भी हो सकता है। तो यानी 0 से बड़ा और 0 हो सकता है, लेकिन b हमेशा r से बड़ा रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है कि r का मान यानी शेषफल हमेशा बड़ा होगा 0 से और बराबर भी होगा, लेकिन b हमेशा बड़ा होगा r से, कभी भी r के बराबर b नहीं हो सकता है। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? पहले ये बात बताइए। तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब 2 से अधिक गुणनखंड किसका होगा? 1 का तो होगा नहीं, 1 का हो नहीं सकता है, 2 का भी नहीं हो सकता, 3 का भी नहीं हो सकता, 4 का होगा। 2 गुना 1, क्या है कि नहीं है? 2 से अधिक गुणनखंड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? तो ये तो अभी तुरंत आपको पता है 2 होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई 4। अब पूछ क्या रहा है? कहता है इन दोनों का मौसा क्या होगा? अच्छा, 4 और 2 का मौसा निकालिए। तो 2 दूनी 4, कट गया, आंसर कितना आया? 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर 2। इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? बी नंबर 2। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी हो गई? 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इन दोनों का जब मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 2। समझ में आ गया? बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। कहता है कि रूट ए बी, ए गुना बी है यहाँ, अगर अपरिमेय संख्या है तो रूट ए प्लस रूट बी कैसी संख्या होगी? तो कहता है कि रूट ए गुना बी, अर्थात इसका मतलब है कि जैसे 3 गुना 5, तो 5 या 15 कीजिएगा तो यह कौन सी संख्या? अपरिमेय होगी। तो कहता है जब अलग अलग, दोनों को अलग अलग किया जाए, जैसे रूट 3 गुना रूट 5 किया जाए, तो ये कौन सी संख्या होगी? तो ये भी तो अपरिमेय होगी। ये भी कौन सी संख्या होगी बच्चों? अपरिमेय होगी। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर अपरिमेय। कौन सी संख्या होगी? अच्छा प्लस बोल रहा है, अच्छा सॉरी, प्लस होगा। तो ये भी कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। प्लस भी रहेगा तो भी अपरिमेय, और गुना रहेगा तो भी अपरिमेय। आपको बस दिमाग में ये रखना है भैया, रूट में है ना, रूट में है, रूट अगर टूट जाए तो वो परिमेय, रूट ना टूटे तो अपरिमेय। तो बताइए, तो ये टूटेगा, ये टूटेगा, नहीं टूटेगा, ये टूटेगा, 3 5 15, 15 टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, तो ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। तो ये क्या होगा? रूट ए प्लस रूट बी क्या होगा? ये अपरिमेय होगा। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आज का सबसे आखिरी प्रश्न, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था शुरू में ही कि हम लोग 40 प्रश्न करने वाले हैं, तो ये प्रश्न का अंतिम है, तो इस प्रश्न को करेंगे
फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तो ये प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक हैं, एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। एक को चक्कर लगाने में 2 घंटे, दूसरे को 4 घंटे और तीसरे को 6 घंटे लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगे समय क्या होगा? समझिएगा, 3 धावक है, ठीक है, कोई गोल सर्किल में दौड़ रहा है, 3 धावक है, ठीक है। एक अगर पूरा चक्कर लगाता है ना, उसको 2 घंटा लगता है। एक को पूरा चक्कर लगाने में कितना घंटा लगता है? 2 घंटा। दूसरे को लगता है 4 घंटा और तीसरे को लगता है 6 घंटा। अब कहता है जब तीनों दौड़ते रहे तो आपस में फिर से पुनः उसी स्थान पे कितने समय बाद मिलेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, बस एलसीएम निकाल लीजिए, इसका करेक्ट आंसर तुरंत आ जाएगा। बस एलसीएम निकालिए, कुछ मत कीजिए। पहला 2 घंटा में घूमता है, बिल्कुल। दूसरा 6 घंटा में, 4 घंटा में, बिल्कुल। तीसरा 6 घंटा में, सबका एलसीएम निकालिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब तो कटेगा नहीं, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। यानी इसका मतलब ये है कि 12 घंटे बाद वह पुनः फिर से वही स्थान पे मिलेंगे। तो ऑप्शन है 8 घंटा, बी है 6 घंटा, सी नंबर 12 घंटा, डी नंबर है 2 घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 घंटे। क्या होगा बच्चों? 12 घंटे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका सी नंबर आंसर इसका सही है। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया कि हमने 40 प्रश्न का वादा किया और 40 प्रश्न आप सभी के सामने करा दिया। अब आपकी बारी है। आपकी बारी ये है कि आप जितने भी प्रश्न किए फिर से इस वीडियो को देख के उसका रिवीजन जरूर कर लीजिए। उसके बाद अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, सिर्फ वीडियो देख के भाग जाते हैं, तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने मित्र में बताइए कि हमारा माँ काली कोचिंग सेंटर का जो ये यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल कितना बेहतर है आपके लिए, ठीक है। और अगर आप सभी सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। हम लोग क्या करेंगे, बहुत जल्द आपको दूसरे पार्ट में यानी बहुपद में मिलेंगे। तो बहुपद के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।